This module is about the statement of cash flows. हमने एक बेसिक डिस्कशन की कैश फ्लोज के बारे में और कैश फ्लो एनालिसिस के हवाले से. We said that cash flow analysis can be done for the future or it can also be done for the past. यानी वो वैल्यूज जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, जो कि हमारे पिछले एक साल या एक महीने की वैल्यूज हैं, इसके ऊपर भी हम कैश फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं. एंड द स्टेटमेंट दैट वी मेक फॉर द लास्ट ईयर और द लास्ट मंथ्स कैश फ्लोज इज कॉल्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो बेसिक तरीके हैं. द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट मेथड. इन दोनों मेथड्स के अंदर कुछ मामूली सी तब्दीली होती है जब हम एक से दूसरे मेथड पे जाते हैं, लेकिन दोनों मेथड्स का मकसद यही है कि हम ये कैलकुलेट करें कि एक बिजनेस में, एक फर्म में कितने कैश इनफ्लोज हुए और कितने कैश आउटफ्लोज हुए. हम आगे चल के इस फर्क को थोड़ा सा मजीद एनालाइज करेंगे. हम अब ये देखते हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कितने सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है. कैश फ्लो स्टेटमेंट के असल में 3 कंपोनेंट्स हैं, और वी कैन से दैट द कैश फ्लोज ऑफ द होल ईयर और द मंथ आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन is related to operations. We call it the cash flow from operating activities. Operations क्या है? असल में किसी भी बिजनेस के अंदर जब हम वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिससे हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, जिससे हम सेल्स जनरेट करते हैं, तो उसको हम ऑपरेशंस का नाम देते हैं. यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेवेन्यू अर्न करना, एक्सपेंसेस पे करना, कॉस्ट इनकर करना, ये जो सारा प्रोसेस है ये असल में ऑपरेशंस कहलाता है. सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट वी सी दैट हाउ मच इज द कैश इनफ्लो or outflow from the operations of the business. In this indirect method, because first we'll be focusing on the indirect method of making a cash flow statement, which is also a common method of making this statement. We start with the net income or the profit figure. ये जो net income या profit की figure है, ये net cash inflow के बराबर नहीं होती. यानी अगर मैं ये कहूँ कि किसी कंपनी का नेट लॉस आ गया है, तो क्या वो नेट आउटफ्लो के बराबर होगा? नहीं. और इसी तरह प्रॉफिट भी नेट इनफ्लो के बराबर नहीं होता. उसकी कुछ वजूहात हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं. यानी जब हम किसी एक्सपेंस की डेफिनेशन को लेते हैं तो वो एज एन एक्सपेंस तो क्वालिफाई करता है, लेकिन उस एक्सपेंस से कैश आउटफ्लो नहीं होती. और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल डेप्रिसिएशन है. क्योंकि आप जानते हैं डेप्रिसिएशन के लिए जो एंट्री, जर्नल एंट्री हम अकाउंटिंग में पास करते हैं, वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इसमें कैश आउटफ्लो नहीं है. तो इस डेप्रिसिएशन या ऐसे ही नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमें एडजस्ट करना होता है. सिमिलरली जो हमारा रेवेन्यू है उसमें से हम कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे रेवेन्यू से कैश इनफ्लो हो जाती है? नहीं. कुछ रेवेन्यू का हिस्सा हमारे रिसीवेबल्स के अंदर भी रह जाता है. कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे इन्वेंट्री के चेंज के अंदर भी एब्जॉर्ब होती है. इसी तरीके से हमारी प्री पेमेंट्स और हमारी लायबिलिटीज़ के अंदर, जो कि करंट लायबिलिटीज़ और पेबल्स हैं, उसमें भी हमारा कैश एडजस्ट होता है. तो हम आगे चल के इसको तफसील से देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट्स हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. सो वी कॉल इट द cash flow from investing activities. And this portion is mainly about
द फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले लिया था और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को, यानी एक पूरी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का सिर्फ वो हिस्सा जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहे हैं एंड हियर वी कंसिडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द एसेट्स, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स, यानी वो तमाम एसेट्स जो कि करंट एसेट्स नहीं है, उनकी इंक्रीज और डिक्रीज के जरिए से हम ये देखते हैं कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना हुआ है। We'll also consider in this discussion the element of accumulated depreciation. हम आगे चल के ये देखेंगे कि इस अमाउंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। And finally, the third part of our discussion is the cash flow from financing activities. अब अगर आप जायजा लें तो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा और करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले लिया, एंड द सेकेंड पार्ट विच वाज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स उसको हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स equity. And certainly, this is the portion that we consider in financing activities. Financing means that the amount that we generate from different sources, debt or equity, to run our business. There is one exception that we need to consider, that in current liabilities, some of the liabilities are those which are related to our operations. And some part of the current liabilities is the form of financing. तो current liabilities में वो portion जो कि financing से related है, उसको हम financing activities के head के अंदर ही लेते हैं। यानी ये short term financing भी हो सकती है और यूं भी हो सकता है कि long term financing का current portion हो। इसके लिए आप लोग एक term याद रखिए जिसे हम कहते हैं करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी वो पोर्शन जो कि किसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का 1 साल के अंदर अदा होना है, उसको हम लॉन्ग टर्म से उठा के करंट लायबिलिटीज का हिस्सा बना देते हैं। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ द फाइनेंसिंग विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, जो करंट लायबिलिटी में होती है, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेकर आते हैं, along with the long-term financing, long-term debts, bonds, debentures, loans, leases, ये तमाम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा हैं। और उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स एक्विटी, यानी शेयर होल्डर्स एक्विटी के अंदर आने वाली तब्दीली भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लेके जाते हैं। What can be that change? Possibly it is the issuance of shares. Maybe it is the payment of dividend, or it may be the purchase of treasury stock.